अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी इमरान खान से 3 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया से कोई बात नहीं की। कोई इमरान खान का ट्वीट नहीं आया, कोई उन्होंने प्रेस टॉक नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारा रिपोर्ट अदालत में भी पेश करेंगे और कहा सब ठीक है। कोई ऐसी तशवीशनाक बात होती तो वो यकीनन मीडिया को बताते या पीटीआई वाले शोर मचा देते। अब सूरत हाल ये है कि सलमान सफदर साहब की इमरान खान से मुलाकात पर वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। उस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फर्दर कोई डायरेक्शंस दे सकती है, उनके इलाज के हवाले से, उनकी मुलाकात के हवाले से। वो देखा जाएगा कि वो क्या होगी। अब सूरत हाल ये है कि इस मुलाकात के बाद हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि खेल एक एनआरओ की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि फौज बहुत फंस गई है, आसिम मुनीर एक दलदल में फंस गए हैं और अब उनके पास इमरान खान को एनआरओ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब वो फौज और आसिम मुनीर के फंसने की क्या दलील देते हैं? वो कहते हैं सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। सऊदी अरब यूएई कर्जा रीशेड्यूल नहीं कर रहा, लिहाजा आसिम मुनीर इस दलदल में फंस गया है, इसलिए वो इमरान खान को एनआरओ दे रहा है। अच्छा, अगर इस दलील का 1 मिनट के लिए अहाता कर लें, अगर इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया जाए और एनआरओ दे दिया जाए और फर्ज कर लें वजीर आजम भी बना दिया जाए, तो क्या यूएई 2 अरब डॉलर का कर्जा रिशेड्यूल कर देगा? और अगर यूएई 2 अरब डॉलर का कर्जा रिशेड्यूल कर देगा, तो जो सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर हैं, वो नहीं वापस देने पड़ जाएंगे। अगर मंतक यही है कि सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई में पाकिस्तान फंस गया है, तो इसका इमरान खान के पास को एनआरओ देने से क्या ताल्लुक है? या इसको इमरान खान इस मसले को कैसे हल कर सकता है? यहाँ तो आप कहें ना कि इमरान खान के यूएई के सरबराह के साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। और आप देखें ना जी, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो फिर अरब तो पाकिस्तान के करीब थे। भाई, इमरान खान की हुकूमत ने, सऊदी अरब ने 3 दिन के नोटिस पे अपने 3 अरब डॉलर वापस ले लिए थे। जब इमरान खान ने वाशिंगटन में वो अरबों के खिलाफ तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद के साथ साजिश की थी एक और नई ओआईसी बनाने की, तो सऊदी अरब ने कहा था मेरे पैसे वापस करें। बाजवा साहब भी मिन्नत करने गए, इमरान खान खुद भी मिन्नत करने गया, नहीं वो माने। इमरान खान उस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गया जो इमरान खान की तजवीज पे बनाई गई थी, वो फिर भी नहीं माने। हमने चीन से 3 अरब डॉलर कर्जा लेकर सऊदी अरब को वापस किया था उस वक्त, 3 दिन के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा 72 घंटे में पैसे दे दे। ना तो कहीं ना कि इमरान खान के पास इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। उसको आज वजीर आजम बनाएंगे तो सऊदी अरब और यूएई में जो पाकिस्तान फंसा हुआ है ना, उसको तो इमरान खान 1 मिनट में हल कर लेगा। नहीं कर सकता। उसकी वो इस रेलेवेंट ही नहीं है, फरीक ही नहीं है। उसके तो अरब उससे ज्यादा नफरत करते हैं। आपको बुशरा बीबी की तकरीर याद हो जो उन्होंने 26 नवंबर से पहले की? तो वो तो अपनी हुकूमत खत्म होने का मलबा अरबों पर डालते हैं, सऊदी अरब पे और इधर उधर। तो इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान को आगे लाके जो एक घर हमारे साथ है अभी सऊदी अरब, उसको भी खिलाफ कर ले और अरबों को भी खिलाफ कर ले। या तो इमरान खान बड़ा मैनेजमेंट का बादशाह है ना, डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट का, तो हम कहें जी कि वो दोनों को साथ लेकर चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे दोस्त तो बिल्कुल, मुझे नहीं समझ आती क्या मंतक देते हैं। वो कहते हैं जी आसिम मुनीर बहुत फंस गया है और उसके पास कोई हल नहीं है ईरान की लड़ाई का। और ईरान, देखें जी, लड़ाई ईरान और अमेरिका में, वो आसिम मुनीर फंस गया है। पहले आप कहते थे कि इमरान खान आसिम मुनीर ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डे देगा और ये मुल्क तबाह हो जाएगा जब अमेरिका को अड्डे दिए जाएंगे। आसिम मुनीर ने तो कोई अड्डे नहीं दिए। हम तो ईरान की लड़ाई में कोई फरीक नहीं है। हत्ता कि ईरान में तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं अमेरिका और इसराइल की लड़ाई के दौरान। तो फिर मेरा मतलब है वो मंतक, अब जरा ये अपने पिछले सारे ट्वीट निकाल लें जिसमें ये कहते थे कि ईरान के खिलाफ तो आसिम मुनीर जब अमेरिका गया है ना, तो ईरान के खिलाफ अड्डों का वादा करा है। वो जो अड्डों का वादा कराया है वो हमें बताएं, वो कौन से अड्डों का वादा करके आया था और वो अड्डे कौन से दिए हैं पाकिस्तान ने? कोई नहीं। वो कहते थे अमेरिका होकर आया है तो चीन नाराज हो, कहते थे जी चीन अपनी सारी सरमायाकारी वापस निकाल लेगा। हमें बता दें कि मेरा मतलब है कि हम ये दोबारा आसिम मुनीर अमेरिका जा रहा है, चीन ने कौन सी सरमायाकारी पाकिस्तान से वापस निकाल ली है या कौन से मसाइल पैदा हो गए हैं? तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कहाँ से आसिम मुनीर को बहुत फंसी हुई सूरत हाल है और बड़ा ही जी मुल्क फंस गया है
और उस फकर फंसने से ना जी तो निकलने का हाल सिर्फ इमरान खान के पास अडियाला में है। कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सा फंस गया है और कौन से निकलने के रास्ते सिर्फ आसिम मुनीर के पास हैं। एक मुलाकात अगर हुई है तो उसके नतीजे में पीटीआई वालों ने आसिम मुनीर को जमीन पर लटा दिया है और कहा है कि जी ओदे पल्ले तक कख नहीं रहा, देखें बड़ी फतह हो गई है। ये वक्त है कि तहरीक इंसाफ को अपना दबाव बढ़ाना चाहिए। पहले कौन सा दबाव है तहरीक इंसाफ का आसिम मुनीर पर जो उनको मजीद बढ़ाना चाहिए? हमें समझा दें कौन सा दबाव है। इस वक्त मुझे बताएं कि इस मुल्क में ऐसा क्या हो रहा है जिसके नतीजे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी दबाव में है कि हाय मुल्क नहीं चल रहा, बड़ा मसला पैदा हो गया है। मुझे बता दें कि क्या हो रहा है। 8 फरवरी को क्या मुल्क पूरा बंद था? वजाहतें देती फिर रही है पूरी पीटीआई के नहीं नहीं, थोड़ा बंद था, थोड़ा ज्यादा बंद था। वलीमा खान खुद बसंत मनाने पड़ी गई है 8 फरवरी को। तो क्या मतलब आसिम मुनीर कैसा फंसा हुआ है हमें समझ नहीं आ रही। वो कहती हैं एनआरओ ऑन द ऑफ, एनआरओ शुरू हो गया है, ऑफ टू लंदन। वो कहती हैं जी अगले चंद दिनों में शौकत खानम शिफ्ट कर दिया जाएगा इमरान खान को। हाँ ये जरूर है कि कल बुशरा बीबी और उनकी फैमिली की दूसरी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जिन लोगों ने मुलाकात की है उन्होंने कोई बात नहीं की है। वो मीडिया से बात नहीं करते। जैसे सलमान सफदर साहब ने कोई बात नहीं की है। सलमान सफदर साहब की 3 घंटे की मुलाकात के बाद इमरान खान का कोई ट्वीट नहीं आया है, पीटीआई का कोई बयान नहीं आया है। सिर्फ एक स्पॉइलर है, वो है मरियम रियाज भट्ट, जिसके बारे में मिसाल यूसुफजई कहती है कि बुशरा बीबी ने खुद कहा था कि इसका नंबर ब्लॉक पे लगा दें। और उसके बारे में यह है कि वो पहले खुद शायद इमरान खान से शादी करना चाहती थी। वो एक स्पॉइलर है। जो लोग मिलते हैं बुशरा बीबी को वो मीडिया से बात नहीं करते, वो दुबईयों ट्वीट करना शुरू कर देती है कि आज की मुलाकात के बाद इमरान खान की आंख खराब हो गई है, वो तो 10% भी ठीक नहीं हुई है और उनकी आंख शदीद दर्द हो गई है। उधर से शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि आंख का मामला बहुत संगीन हो गया है। अगर इमरान खान की आंख खराब होती, उसका मामला संगीन होता, तो सलमान सफदर की 3 घंटे मुलाकात नहीं हो सकती। सलमान सफदर से सवाल हुआ कि आपकी कैसे की उनकी सूरत हाल कैसे है, उसने कहा देखें मेरी 3 घंटे मुलाकात हुई है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ स्पॉयलर्स हैं जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान में नहीं। अब आप देखें ना, कल 3 घंटे मिले हैं सलमान सफदर साहब, कोई पॉलिटिकल बात जरूर हुई होगी। मैं ये नहीं समझता कि पॉलिटिकल बात नहीं हुई होगी, लेकिन वो पॉलिटिकल बात बाहर आकर की तो नहीं गई। उसके नतीजे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई हदायत आई होंगी पीटीआई के लिए। कुछ सलमान सफदर साहब ने भी ग्राउंड सिचुएशन अगर बताई हो, क्योंकि एक मसला ये है कि जो खान साहब को मिलते हैं वो ग्राउंड सिचुएशन नहीं। तो अगर ग्राउंड सिचुएशन बताई होगी तो उन्होंने बताया होगा कि सर लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है, हम मजीद कुछ ना करना। मुझे नहीं पता, सलमान सफदर साहब ने बताया होगा कि आपका पसंदीदा वजीर आला कल जर्नैलों के झुरमुट में बैठा था, उसके चारों तरफ जरनैल बैठे थे और वो दरमियान में हंसी खुशी दूल्हे की तरह बैठा था, लाड़ा बन के बैठा था और जरनैलों के झुरमुट में कोर कमांडर के दफ्तर में बैठा था। मोहसिन नकवी के साथ बैठा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, हाथों पे हाथ मार रहा था और इकट्ठे चलने का अज़म कर रहा था। किसी ने शायद सलमान सफदर साहब ने बताया हो इमरान खान को कि वो जो आपकी बेहतरीन चॉइस है सोहेल अफरीदी, उसको तो फौज ने गोद में ले लिया है। वो तो अब फौज के साथ मिलकर केपी चलाने पर राजी हो गया है। मुझे उम्मीद है सलमान सफदर साहब ने बताया होगा कि अब तो वहां पर जो है फौज और सिविल गवर्नमेंट और सोहेल फरीदी कदम ब कदम मिलकर चलने का वादा कर चुके हैं और एक नया बाब शुरू हो गया है केपी में। इतना हनीमून तो गंडापुर के दौर में नहीं था जितना आप समझें कि इसके दौर में आ गया है, सोहेल अफरीदी के दौर में। मुझे उम्मीद है सलमान सफदर साहब ने बताया होगा, सलमान सफदर साहब ने बताया होगा कि वो पहिया जाम वाले दिन ताड़ी भैन बसंत मनांदे फड़ी गई है। फिर सलमान सफदर साहब ने यकीनन उनको बताया होगा कि लोग बाहर नहीं निकलते। अब ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है और उसके नतीजे में गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एनआरओ। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई रियायत मिल रही है। रियासत का एक मौकफ है कि इमरान खान की सियासी मुलाकातें नहीं हुई। ऐसा कोई बंदा इमरान खान को नहीं मिलेगा जिसके नतीजे में बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और इमरान खान के ट्विटर हैंडल से उनका बयान ट्वीट हो। सलमान सफदर ने इस बात की पासदारी की है।
انہوں نے باہر آ کے نہ کوئی پراپر پریس کانفرنس کی ہے، نہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے کل کوئی ٹویٹ ہوا ہے۔ اتنی سی لڑائی ہے۔ وہ جو علیمہ خان یا نورین جب مل کر باہر نکلتی ہیں تو پھر عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے عاصم منیر کے خلاف ذہنی مریض کا ٹویٹ ہوتا ہے، فوج مخالف ٹویٹ ہوتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اس کو فوج ختم کرنا چاہتی ہے، ورنہ ملاقاتیں تو بشرا بی بی کی بھی جاری ہیں، ان کے نتیجے میں تو عاصم منیر کے خلاف ٹویٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے عمران خان کی اگر سلمان صفدر ٹائپ ملاقاتیں ہوں تو ریاست کو کیا پرابلم ہے؟ ریاست ملاقاتوں کے خلاف نہیں ہے، ریاست ملاقاتوں کے نتیجے میں بننے والے بیانیے کے خلاف، اور اس میں ریاست کامیاب ہے۔ یہ کہ جی 8 فروری تک ملاقاتیں بند کرنی تھی، نہیں، 8 فروری کو ملاقاتیں کھل بھی رہی ہوتی تو کیا ہو جانا تھا؟ کوئی ایسی بات ہے؟ صرف وہ جو ٹویٹس ہیں ان کو بند کرنے کا ایک راستہ یہ نکلا ہے کہ ملاقاتیں بند ہیں، لہذا میں تو پھر میری خبر یہی ہے، میں آپ کو جو میں نے بہت جگہ سے چیک کیا ہے، خان صاحب کے این آر او کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک پکی خبر دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ابھی شوکت خانم شفٹ، حالانکہ میں ان کو شوکت خانم شفٹ کرنے کے حق میں ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی انہیں شوکت خانم شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت ایسا کوئی راستہ نکال کر سپریم کورٹ کے حکم پر کوئی ان کا معائنہ ہو جائے، اور وہ بھی اہتمام اجرت کے طور پہ، اب چونکہ ان کی صحت ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں معائنہ ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے نہیں لگتا ریاست کو رعایت دے کے انہیں بنی گالہ شفٹ کر رہی ہے، ان کو کوئی جیل سے نکالنے کا پلان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اس وقت۔ اس وقت عاصم منیر کے ٹیبل پہ عمران خان کے این آر او کی فائل موجود نہیں ہے، اس وقت ٹیبل پہ ایسا کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عاصم منیر پھنسا ہوا ہے، وہ مجھے احمقوں کی جنت میں لگتے ہیں۔ وہ دوبارہ واشنگٹن جا رہے ہیں ٹرمپ نو ملن، وہ دی چوتھی ملاقات ٹرمپ نال طے ہو گئی ہے، وہ پھر جا رہا ہے، وہ اس وقت ٹرمپ کا لاڈلا ہے۔ آج پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے انڈیا کے جہاز گرا دیے تھے، تو ٹرمپ کا لاڈلا جو ہے وہ اس وقت کس مشکل میں ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ عربوں کا لاڈلا ہے، سعودی عرب کا لاڈلا ہے، اس کی لیبیا کے ساتھ ڈیل میچور ہو رہی ہے، پیسوں کی، وہ کہتے ہیں جی کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی، بھائی اسلحہ بیچ دیا۔ جتنی ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی اتنے کا پاکستان کو اسلحے کا کانٹریکٹ مل گیا، کیونکہ ابھی دہشت گردی کنٹرول نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، پراپر انویسٹمنٹ آ نہیں پا رہی تھی، تو دنیا نے ہمارا اسلحہ، آپ کا خیال ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر ہمارا اسلحہ بک گیا ہے؟ آپ کا خیال ہے عربوں کی مدد کے بغیر ہمارا اسلحہ بک گیا سعودی عرب کی مدد کے بغیر؟ اور وہ اگر پیسے اگلے 1 سال 2 سال میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک ریلیف ہو جائے گا فائنینشیل، جو ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے لے رہے تھے۔ تو مجھے تو نہیں نظر آتا وہ کوئی پھنسا ہوا ہے یا اس کی کوئی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، اس کو باہر سے کوئی مدد نہیں مل رہی، اندر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں تو لہذا عاصم منیر بھاگنے کا راستہ مانگ رہا ہے۔ ایسا تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ماحول، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں سے یہ ماحول جو ہے باہر بیٹھے لوگوں کو نظر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں یہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بھائی کون بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے؟ وہ تو 2035 تک رہنے کی تیاری کیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تو اس کے ایجنڈے میں پاکستان میں 2035 تک فیلڈ مارشل اور سی ڈی ایف رہنا موجود ہے، تو پھر وہ بھاگنے کی کہاں تیاری کر رہا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہاں سے کون کیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کہاں سے لاتے ہیں یہ منطق، مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ بہترین چل رہی ہے، قومی اسمبلی سینٹ چل رہی ہوگا جی، آپ دیکھیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں قاعدے حزب اختلاف لگائے گئے، بھائی وہ تو اس لیے لگائے گئے کہ ڈیموکریسی کا تاثر پاکستان کی ریاست کی مجبوری ہے قائم رکھنا۔ اگر قاعدے حزب اختلاف کے نوٹیفکیشن نہ ہوتے تو عالمی سطح پر کہتے کہ یہ کیسی پارلیمان ہے جس میں قاعدے حزب اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قاعدے حزب اختلاف تو ایک راجہ ریاض کو بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ مکمل ہی قاعدے حزب اختلاف سے ہوتی ہے، قاعدے وان اور قاعدے حزب اختلاف، قاعدے وان اور قاعدے حزب اختلاف، دو تو سیٹیں ہیں پارلیمان میں اسپیکر کے بعد۔ تو پاکستان کو قاعدے حزب اختلاف بنانا تھا کیونکہ اس نے اپنی جمہوریت کو چلانا تھا، اگر جمہوریت نہ چلانی ہوتی تو قاعدے حزب اختلاف کا نوٹیفکیشن نہ کرتے۔ یقیناً اس کو ڈیلے کر کے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور وہ نوٹیفکیشن بھی اب کوئی عمران خان کے حق میں تو نظر نہیں آ رہے۔ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر بعد جو مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کون سی عمران خان کی رہائی کے لیے روزانہ سارے ایم این اے لے کے ڈیالے کے باہر پہنچ جاتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان کی صحت کو ایشو نہ بنائیں، وہ ریاست کا معاملہ ہے۔ تو وہ نوٹیفکیشن بھی ریاست عاصم منیر کے حق میں ہے کہ عاصم منیر کے خلاف ہیں؟
लगाया, जैसे सोहेल अफरीदी लगाया इमरान खान ने, चला फौज की गोद में गया है, ऐसे ही महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिराबाद नामजद इमरान खान ने किए, ताउन तो फौज के साथ कर रहे हैं, मुफाहमत, मुज़ाकरात, बातचीत, सब ये बातें कर रहे हैं। वो कौन सा मेरा मतलब है इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, आज GHQ के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ आती कि कौन है वो। जुनैद अकबर कह रहा है पूरी PTI में सिर्फ मुफाहमत की तकरीरें हो सकती हैं, उस बेचारे को बोलने का कोई मौका नहीं देता। तो ये आसिम मुनीर फंसा कहाँ से हुआ है, ये बात मुझे PTI वालों को किसने बताई है और कौन उनको ये जो ऐप दे रहा है, मुझे नहीं समझ आई। और ये कहाँ से वो ये मंतक लेके आए हैं, अजीब सी मंतक है। और ये NRO की जो खेल है कि जी NRO हो रहा है, NRO हो रहा है, भाई NRO हो रहा होता है, उसके सिंबल्स, उसके सिम्टम्स और होते हैं, उसमें लचक और होती है। ये वो लचक नहीं है, कोई टेक्निकल बात ये है। आप देखें ना, कल मंगल को तो अब अडियाले के बाहर शो ही नहीं लगा, और सलमान सफदर के जाने के बाद अलीमा खान वगैरह ने तो नहीं कहा हमने भी मिलना है या हमारे में, वो तो खामोश रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि रियासत की गिरफ्त इमरान खान के मामले पर मजबूत होती जा रही है। मेरी राय में इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होता जा रहा है। लोग उसके लिए एहतजाज करने के लिए भी तैयार नहीं है, लोग उसके लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं, उसके अपने लोग उसके नाम पर मजीद ढोल पीटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आसिम मुनीर मुश्किल में है, मुझे लगता है कि इमरान खान मुश्किल में है। उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, उसके लोग उसका साथ छोड़कर जाते जा रहे हैं, उसके लोग नाउमीद होते जा रहे हैं, एक नाउमीदी फैल रही है, ऐसा जरूर है। लेकिन ये कहें कि जी आसिम मुनीर मुश्किल में है, ये एक मज़ाक़ ख़ेज़ बात है, इसमें कोई हकीकत मुझे इस वक़्त नहीं नज़र आती। मुझे वो बहुत कंफ़र्टेबल और बहुत मज़बूत नज़र आते हैं, उनके साथ शहबाज़ शरीफ़ बहुत कंफ़र्टेबल और मज़बूत नज़र आते हैं। आप देखें मरियम नवाज़ जब बलूचिस्तान गई हैं, 10 अरब रुपए दे के आई, फ़ौज के कहने पे गई। बलूचिस्तान को पैसे चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, NFC से मज़ीद शेयर दिया नहीं जा सकता था। मज़ीद पैसे बलूचिस्तान में टेररिज़्म की लड़ाई के लिए चाहिए थे। उन्होंने पंजाब को कहा कि जी आप 10 अरब रुपया बलूचिस्तान को दें और पैसे दें। पंजाब से CM मरियम नवाज़ गईं नवाज़ शरीफ के साथ और रात भुगटी के लिए 10 अरब रुपया ऐलान करके आईं। अब खाली ये आसिम मुनीर के बगैर हुआ है, आसिम मुनीर के कहने पे हुआ है। आसिम मुनीर फौज के इशारे पे हुआ है कि आप मरियम नवाज को वेलकम करें, वो आपको पैसे देंगे। उन्होंने पंजाब के से 10 अरब रुपए लेकर बलूचिस्तान को दिए और पैसे भी लेकर देंगे। ऐसा काम आगे शायद सोहेल अफरीदी के साथ भी हो जाए। पंजाब सोहेल अफरीदी को भी पैसे दे दे अगर वो फौज के साथ साथ मरियम नवाज से मिलने के लिए भी तैयार हों, जैसे कि वो मिलने के लिए तैयार हुए हैं। उनको शहबाज शरीफ को ये भी हो सकता है किसी नेशनल जो एपेक्स कमेटी के इजलास में पंजाब KP के लिए भी पैसे अनाउंस कर दे। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ये समझ नहीं आ रही, ये सारा ये जाहिर करता है कि इमरान खान की गिरफ्त कमजोर हो रही है, ये जाहिर करता है कि आसिम मुनीर की गिरफ्त कमजोर हो रही है। ये सब तो ये जाहिर करता है कि आसिम मुनीर की गिरफ्त मजबूत हो रही है और इमरान खान की अपनी पार्टी पर, अपने लोगों पर गिरफ्त दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है और वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही।